हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इकोनॉमिक्स विद उर्मिला ताखर। आज मैं आपके लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आई हूँ। ये जो क्लास है वो ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के विद्यार्थियों के लिए नींव का पत्थर साबित होगी। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि एक सामान्य बंटन के लिए मादे जो है वो 15 दिया हुआ है तो माध्यिका का मान क्या होगा। हमसे क्या पूछा गया है, माध्यिका, और दिया हुआ क्या है, समांतर माध्य। क्वेश्चन में कौन सी बंटन दी हुई है, सामान्य बंटन। सबसे पहले हमें देखना है कि सामान्य बंटन क्या होती है। सामान्य बंटन में जब आंकड़े एक निश्चित अनुपात में बढ़ते हैं, आगे जाकर अधिकतम आवृत्ति होती है और फिर वापस जब घटते हैं तो एक निश्चित अनुपात में वापस घटते हुए होते हैं। जैसे मान लो 2, 4, 6, 4 और 2, यानी कि आंकड़े शुरुआत में क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। 2 से 4, 4 से 6, 6 पे जाके आवृत्ति अधिकतम हो रही है और 6 के बाद उसी अनुपात में, जिस अनुपात में आंकड़े बढ़ रहे थे उसी अनुपात में आंकड़े घट रहे हैं। तो ये कौन सी बंटन होगी, सामान्य बंटन। सामान्य बंटन में आंकड़े जब बढ़ते हैं तब एक ही अनुपात में बढ़ते हैं, अधिकतम आवृत्ति होती है और फिर एक ही उसी जिस अनुपात में आंकड़े बढ़ते हैं उसी अनुपात में वापस घटने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो कौन सी बंटन होगी, सामान्य बंटन या सममित बंटन। जो सामान्य बंटन होती है उसमें Z = M = X बार, यानी कि सामान्य बंटन में बहुलक, माध्यिका और समांतर माध्य का जो मान होता है वो हमेशा हमेशा बराबर होता है। तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समांतर माध्य का मान कितना दिया हुआ है, 15, और पूछा क्या गया है, माध्यिका। तो सामान्य बंटन या सममित बंटन है तो माध्यिका का मान भी क्या होगा, 15, और यहाँ बहुलक का मान भी क्या होगा, 15, यानी कि सामान्य बंटन में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक का जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो अपना ऑप्शन 2 सही हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुणात्मक समंकों के विवेचन में सर्वोत्तम माध्य है। क्वेश्चन में पूछा गया है गुणात्मक समंक। गुणात्मक का मतलब क्या है, जो हमारे गुणों को बताता है, जैसे बुद्धिमत्ता हुई, ईमानदारी हुई, सुंदरता हुई, ये क्या है, हमारे गुण। तो गुणात्मक समंकों के लिए कौन से माध्य का प्रयोग किया जाता है, गुणात्मक समंकों के लिए हमेशा ही माध्यिका का प्रयोग किया जाता है। तो अपना ऑप्शन 3 सही हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तटस्थता वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर उपभोक्ता को, तटस्थता वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर उपभोक्ता को हमेशा ही समान संतुष्टि प्राप्त होगी। ऑप्शन 2 हमारा सही है। एक तटस्थता वक्र, तटस्थता वक्र हम देखते हैं। ये हमारा क्या है, एक तटस्थता वक्र का डायग्राम है। तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जहां पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। जैसे मान लो बिंदु A है, बिंदु B है, बिंदु C है। इन तीनों बिंदुओं पर उपभोक्ता को क्या होगी, समान संतुष्टि प्राप्त होगी। क्यों होगी, क्योंकि
y वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए x वस्तु की कुछ मात्रा हमें छोड़नी या त्यागनी पड़ेगी। अब मान लो y वस्तु की और अधिक मात्रा हमें चाहिए तो x वस्तु की और अधिक मात्रा छोड़नी पड़ेगी। तो उपभोक्ता को क्या मिलेगी? समान संतुष्टि प्राप्त होगी। एक तटस्थता वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर उपभोक्ता को क्या होती है? समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मांग के संकुचन एवं विस्तार में, जब मांग में संकुचन होता है और विस्तार होता है तो मांग वक्र बदल जाता है। मांग वक्र अपरिवर्तित रहता है, मांग वक्र का ढाल बदल जाता है और उपरोक्त सभी। तो संकुचन और विस्तार की स्थिति में क्या होगा? मांग वक्र अपरिवर्तित होगा। संकुचन और विस्तार की स्थिति में हमेशा मांग वक्र क्या होता है? अपरिवर्तित होता है। देखो कैसे, ये हमारा एक मांग वक्र है डी। एक्स अक्ष पे मांग की मात्रा और वाई एक्सेस पे हम कीमत को दर्शाते हैं। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है मांग के संकुचन और विस्तार। मांग का संकुचन और विस्तार किसके कारण होगा? कीमत के कारण। मांग में संकुचन और विस्तार ओनली कीमत के परिवर्तन के कारण होगा। प्रारंभिक कीमत मान लो P1 है और मांग की मात्रा है Q1। कीमत घटकर क्या हो गई? P2। तो मांग बढ़कर क्या हो गई? Q2। अब देखो P1 कीमत से P2 कीमत पर जब उपभोक्ता आता है, यहां से इस बिंदु से इस बिंदु पर, A बिंदु से जब B बिंदु पर आता है, कीमत घटी है तो मांग क्या हो रही है? बढ़ी है। कीमत P1 से P2 हुई है तो मांग बढ़कर Q1 से Q2 हुई है। कीमत घटी है, मांग बढ़ी है, तो मांग में क्या होगा? विस्तार। मांग में क्या होगा? विस्तार। अब मान लो B बिंदु से A बिंदु पे प्रारंभिक कीमत P2 थी और कीमत वस्तु की कीमत बढ़ के P1 हो गई, तो मांग Q2 से घट के Q1 हो गई। यानी कि B बिंदु से A बिंदु की तरफ जाते हैं तो मांग में क्या होगा? संकुचन। यानी कि जब कीमत और मांग की मात्रा में हम संबंध देखते हैं तो मांग में क्या होगा? विस्तार या संकुचन। जब कीमत कम होती है और मांग में बढ़ोतरी होती है, मांग की मात्रा बढ़ती है तो क्या होगा? मांग में विस्तार। और जब कीमत बढ़ जाती है और मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती है तो क्या होगा? मांग में संकुचन। तो अपना ऑप्शन 2 सही होगा। मांग वक्र अपरिवर्तित हो रहा है। इसी डी जो मांग वक्र, इसी पर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर परिवर्तन होता रहता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब संतरों की कीमत में वृद्धि के कारण सेवों की मांग में वृद्धि हो जाती है तो इन दो वस्तुओं के में किस प्रकार का संबंध होगा? एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, तो वो कौन सी वस्तुएं होती है? स्थानापन्न वस्तुएं। जैसे चाय की कीमत बढ़ गई तो हमने क्या कर दी? कॉफी पीना स्टार्ट कर दिया। यानी कि चाय की कीमत बढ़ने से कॉफी की मांग में वृद्धि हो रही है, तो वो कौन सी वस्तुएं होगी? स्थानापन्न वस्तुएं। तो हमें से अगर संतरों की कीमत में वृद्धि हो रही है और सेवों की मांग में संतरों की कीमत में वृद्धि होने के कारण सेवों की मांग में वृद्धि हो रही है, तो वो कौन सी वस्तुएं होगी? स्थानापन्न वस्तुएं। यानी कि स्थानापन्न वस्तुओं में जो संबंध होता है वो सीधा संबंध होता है। इधर मान लो ले लिया अपन ने संतरे और इधर ले लिए सेब। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ये है हमारा मांग वक्र।
सामान्य अर्थों में जो मांग वक्र होता है वो ऋणात्मक ढाल वाला होता है, क्योंकि कीमत और मांग की मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि एक वस्तु की कीमत बढ़ने पे दूसरी वस्तु की मांग बढ़ रही है। ये कौन सी वस्तुएं हैं? स्थानापन्न वस्तुएं हैं, इसलिए इनका जो मांग वक्र होगा वो धनात्मक ढाल का होगा। जैसे मान लो संतरे की प्रारंभिक कीमत P0 थी, तो सेब की जो मांग हो रही थी वो Q0। अब मान लो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संतरे की कीमत में वृद्धि हुई, संतरे की कीमत P0 से P1 हो गई। संतरे की कीमत में वृद्धि हो रही है तो सेब की मांग में वृद्धि होगी, सेब की जो मांग है वो Q1 हो जाएगी। तो ये कौन सी वस्तुएं हैं? स्थानापन्न वस्तुएं हैं, जिनमें कौन सा संबंध पाया जाता है? धनात्मक संबंध पाया जाता है। एक वस्तु की कीमत में जब वृद्धि होती है तो उसकी स्थानापन्न दूसरी वस्तु का उपभोक्ता उपभोग करने लग जाता है। तो एक वस्तु की कीमत बढ़ने से दूसरी वस्तु की जब मांग बढ़ती है तो वो कौन सी वस्तुएं होती है? स्थानापन्न वस्तुएं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब पूर्णतया बेलोच मांग वक्र में कीमत 2% बढ़ती है, कीमत क्या हो रही है? 2% बढ़ रही है, तो मांग घटेगी। क्वेश्चन में क्या पूछा है? कीमत जब 2% बढ़ती है तो मांग कितना परसेंट घटेगी? तो पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र बता रहा है। कौन सी स्थिति बता रहा है? पूर्णतया बेलोचदार मांग की स्थिति। पूर्णतया बेलोचदार वस्तुओं में क्या होता है? चाहे कीमत कितनी ही बढ़े, चाहे कीमत कितनी ही घटे, मांग क्या होती है? हमेशा स्थिर होती है। देखो डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ये हमारा हो गया पूर्णतया बेलोचदार स्थिति का मांग वक्र। पूर्णतया बेलोचदार स्थिति में क्या होता है? मांग की मात्रा हमेशा क्या होती है? फिक्स होती है। चाहे कीमत P1 हो, चाहे कीमत P2 हो, चाहे कीमत P3 हो। यानी कि कीमत चाहे घटे चाहे बढ़े, मांग क्या होगी? हमेशा स्थिर रहेगी। तो वो कौन सी वस्तुएं होगी? पूर्ण लोचदार मांग वाली वस्तुएं। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कीमत 2% बढ़ती है तो मांग घटेगी। मांग कितनी घटेगी? मांग तो हमेशा फिक्स होती है, इसलिए मांग कितनी घटेगी? 0। ऑप्शन नंबर 4 अपना सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाजार कीमत पर जीएनपी 300 रुपए है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय जो है वो 30 रुपए है। परोक्ष कर भी 30 रुपए है। अनुदान जो है वो 10 रुपए है। तो साधन लागत पर हमें क्या निकालनी है? जीडीपी निकालनी है। जीएनपी दी हुई है बाजार कीमतों पर और साधन कीमतों पर हमें क्या निकालनी है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन अपने को निकालना है और दिया हुआ है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, सकल राष्ट्रीय उत्पादन दिया हुआ है और सकल घरेलू उत्पादन अपने को निकालना है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है जीएनपी, जीएनपी मार्केट प्राइस। जीएनपी मार्केट प्राइस हमें दिया हुआ है 300 रुपए। इनडायरेक्ट जो टैक्स है वो हमें दिया हुआ है 30 रुपए। सब्सिडी हमें जो दी हुई है वो है 10 रुपए और NFIA
विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधनगत आय जो दी हुई है वो दी हुई है 30 रुपए। और पूछा क्या गया है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमें पूछी जा रही है। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। जीएनपी एट मार्केट प्राइस जो दी हुई है 300 रुपए दी हुई है। इनडायरेक्ट टैक्स या परोक्ष कर जो दिए हुए हैं वो 30 रुपए। सब्सिडी दी हुई है 10 रुपए। एनएफआईए विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधनगत आय दी हुई है 30 रुपए। और पूछा क्या गया है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमारे जो चीजें हमें दी हुई है उन्हीं से हमारा फॉर्मूला बनेगा। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमें निकालनी है। दिया हुआ क्या है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। अब देखो जीएनपी एट मार्केट प्राइस दी हुई है, उसके बाद हमें दिया हुआ है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधनगत आय 30 रुपए है। तो जीएनपी में से जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधनगत आय जब घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, जीडीपी। यानी कि एन को जब डी बनाते हैं तो एनएफआईए क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, माइनस एनएफआईए। एन को जब डी बनाना होता है, नेशनल को जब डोमेस्टिक बनाना होता है तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधनगत आय को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो माइनस एनएफआईए। फिर अपने को दिया हुआ है परोक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो क्या साधनों को मिलता है, नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स साधनों को नहीं मिलता, तो अपना इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो क्या होगा, घटेगा। फिर दिया हुआ है अनुदान 10 रुपए। अनुदान यानी सब्सिडी। सब्सिडी जो है वो क्या होती है, साधनों को मिलती है। साधनों को मिलती है तो सब्सिडी क्या होगी, यहां जुड़ेगी। यह अपना फॉर्मूला निकल गया। रटने की जरूरत नहीं है फॉर्मूलों को, केवल क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें दी हुई है और उन चीजों के हिसाब से ही अपना फॉर्मूला निकल जाएगा। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस कितनी दी हुई है, 300 रुपए, माइनस एनएफआईए कितना दिया हुआ है, 30 रुपए, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है, 30 रुपए, और सब्सिडी कितनी दी हुई है, 10 रुपए। सीधी सीधी अपने निकल रही है। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू 300 और 10 प्लस की संख्याएं हैं 300 और 10 यानी कि 310, और माइनस की संख्याएं हमारे पास है 30 और 30 60। तीन 310 में से 60 गए तो 250। 250 रुपए अपनी क्या आ गई, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा, 250, ऑप्शन नंबर 1। यानी कि राष्ट्रीय आय में हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन में कौन कौन सी चीजें हमें दी हुई है और इन चीजों में देखना है कि कौन सी चीज घटेगी और कौन सी जुड़ेगी। इससे हमारा आंसर निकल जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि c इक्वल टू 100 प्लस 0.5 y है तथा y कितना दिया हुआ है, 100, तो स्वायत्त उपभोग क्या होगा। क्वेश्चन जो है वो उपभोग फलन से लिया गया है और इसमें पूछा है कि हमारे पास उपभोग फलन दिया हुआ है और हमें स्वायत्त उपभोग ऑटोनॉमस कंजप्शन पूछा गया है। तो उपभोग फलन का जो फॉर्मूला होता है वो c इक्वल टू a प्लस बी वाई। हमारी इक्वेशन क्या दी हुई है, c इक्वल टू 100 प्लस 0.5 और y की वैल्यू दी हुई है 100। ये हमारा
उपभोग फलन हो गया, और उपभोग फलन में हमें पूछा है कि स्वायत्त उपभोग क्या होगा। स्वायत्त उपभोग हमेशा क्या होता है, ए जो होगा वो स्वायत्त उपभोग, ऑटोनोमस कंजप्शन। बी जो होगा वो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, और वाई जो है वो यहाँ क्या है, आय। उपभोग फलन में सी का मतलब है कंजप्शन यानी उपभोग, ए का मतलब है ऑटोनोमस कंजप्शन यानी स्वायत्त उपभोग, बी है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, और वाई क्या है, आय है। ये अपनी इक्वेशन हमें दी हुई है और हमें पूछा स्वायत्त उपभोग क्या होगा, तो मैंने क्या कहा, ए जो है वो क्या है, स्वायत्त उपभोग या ऑटोनोमस कंजप्शन। तो इक्वेशन में अपन देखेंगे कि सो हमारा क्या है, स्वायत्त उपभोग। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना सही आंसर होगा। मुद्रास्फीति के समय किसको लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, मुद्रास्फीति के समय किसको लाभ होता है। तो मुद्रास्फीति के समय जो ऋणी होता है, जो ऋणी होता है उसको क्या होगा, लाभ होगा। ऋणी को मुद्रास्फीति के समय लाभ होगा। कैसे होगा, एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे मान लो 10 साल पहले मैंने किसी से 20,000 रुपए उधार लिए और 10 साल बाद में वो 20,000 रुपए लौटा रही हूँ। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, सामान्य कीमत स्तर में लगातार वृद्धि। मान लो मैंने 10 साल बाद वो 20,000 रुपए लौटाए, वो 20,000 रुपए 10 साल बाद लौटाने पे मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हो गई, कम हो गई। जो ऋणदाता है उसकी मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो जो ऋणी था उसे तो लाभ होता है मुद्रास्फीति के समय, और जो ऋणदाता है उसको क्या होगी, हानि होगी। क्यों हानि होगी, क्योंकि उसकी मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि मुद्रास्फीति जो है लगातार बढ़ रही है। इसलिए जो ऋणी है उसको तो मुद्रास्फीति के समय लाभ होगा, और जो ऋणदाता है उसको मुद्रास्फीति के समय क्या होगी, हानि होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बजट घाटे के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बजट घाटे के संबंध में, बजट घाटे के संबंध में कौन सा कथन सही है। राजस्व प्राप्तियां माइनस कुल व्यय, कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय, कुल प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय, और राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय। तो बजटीय जो घाटा होगा वो होगा कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय, यानी कि सरकार को जितनी आय प्राप्त होती है उसमें से सरकार जितना व्यय करती है उसको अगर घटा दिया जाता है तो कौन सा घाटा प्राप्त होगा, बजटीय घाटा। अगर कुल आय और कुल व्यय बराबर है तो क्या होगा, संतुलन का बजट होगा। और यदि कुल आय ज्यादा है और कुल व्यय क्या है, कम है, तो वो कौन सा बजट कहलाएगा, अधिशेष या आधिक्य का बजट। और जब कुल प्राप्तियां कम है और कुल व्यय ज्यादा है तो वो कौन सी सिचुएशन होगी, बजट के घाटे की, यानी कि बजट का घाटा यहां पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। सी रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में निर्धनता का प्रतिशत है। फैक्ट वाला क्वेश्चन है। तो रंगराजन कमेटी जो है वो 2011 में बनी और 2014 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की निर्धनता के संदर्भ में। तो उसने भारत में जो निर्धनता का प्रतिशत बताया वो 29.5% बताया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। भारत के जो कृषि क्षेत्र है उसमें कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। भारत के कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है।
प्रच्छन्न को ही क्या कह देते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी। देखो कैसे पाई जाती है कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी, एक उदाहरण द्वारा हम यहाँ समझते हैं। मान लो 10 एकड़ भूमि पे 50 लोग काम कर रहे हैं। उस 10 एकड़ भूमि का उत्पादन 50 लोग काम करते हैं, जब भी उतना ही होता है जितना 40 लोग उत्पादन काम करते हैं, तब भी उतना ही उत्पादन होगा। 10 जो लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं वो क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। उनका जो सीमांत उत्पादन है वो क्या है? शून्य है। यानी कि उन 10 लोगों को अगर हटा दिया जाता है तो उस भूमि पे उतना ही उत्पादन होगा जितना 50 लोग वहां काम कर रहे थे तब हो रहा था। इसलिए कृषि क्षेत्र में क्या कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक के जनक हैं। मानव विकास सूचकांक HDI सतत विकास का टॉपिक हमारे सिलेबस में डाला गया है, जिसमें HDI और PQLI के बारे में पूछा गया है। अलग से HDI और PQLI शब्दों को मेंशन किया गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया मानव विकास सूचकांक के जनक कौन है? मानव विकास सूचकांक के जनक मॉरिस डी मॉरिस, महबूब उल हक, अमर्त्य सेन और 2 और 3 दोनों। तो अपना ऑप्शन क्या होगा? 4 सही होगा। मानव विकास सूचकांक में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन दोनों ने मिलकर मानव विकास सूचकांक को तैयार किया। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 2 और 3। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री था महबूब उल हक और उसका सहयोगी भारतीय अर्थशास्त्री था अमर्त्य सेन। तो HDI के जो जनक माने जाते हैं वो 2 और 3 दोनों ऑप्शन सही होंगे। मॉरिस डी मॉरिस पहला जो ऑप्शन है वो क्या है? मॉरिस डी मॉरिस को PQLI जो अपने सिलेबस में दूसरा टॉपिक डाला गया है PQLI, उसके जो जनक है वो है मॉरिस डी मॉरिस। सतत विकास का आशय है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या धारणीय विकास। सतत विकास का आशय लगातार विकास, धीमा विकास, भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया गया विकास और उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। सतत विकास का मतलब है भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया गया विकास। जो संसाधन हमारी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध है उन संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करके हम जो आर्थिक विकास करेंगे उसको क्या कहेंगे? धारणीय विकास या सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों को छोड़ना भी आवश्यक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया गया विकास क्या होगा? धारणीय विकास या सतत विकास। नीति आयोग का पूरा नाम है, नीति आयोग का पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था फैक्ट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहतृप्ति के बिंदु पर किसी वस्तु की कुल उपयोगिता होगी। यानी कि संतुष्टि के बिंदु या सहतृप्ति के बिंदु पर किसी वस्तु की कुल उपयोगिता हमें पूछी गई है। अब देखते हैं सहतृप्ति के बिंदु पर किसी वस्तु की कुल उपयोगिता क्या होगी? किसी वस्तु की कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। डायग्राम के द्वारा समझते हैं। वाई एक्सेस पे हम दर्शाते हैं कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। ये हमारा कुल उपयोगिता का वक्र है।
अब देखो यहाँ दिया हुआ है कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी और सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी। क्वेश्चन में पूछ रहा है सहतृप्ति के बिंदु पर किसी वस्तु का कुल उपयोगिता होगी। सहतृप्ति का बिंदु वो बिंदु होगा जहां कुल उपयोगिता क्या होगी, अधिकतम होगी। इस बिंदु पे ये वाला जो बिंदु है यहाँ क्या होगी, कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। तो ये कौन सा बिंदु होगा, सहतृप्ति का बिंदु। और इस सहतृप्ति के बिंदु पे जो सीमांत उपयोगिता होगी वो क्या होगी, शून्य होगी। ये वाला जो डायग्राम है वो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध को बताता है कि जब कुल उपयोगिता बढ़ती है, जब कुल उपयोगिता बढ़ती हुई दर से बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता भी बढ़ती है। जब कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी, अधिकतम होगी। और जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगी तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी, शून्य होगी। यहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम है तो यहाँ सीमांत उपयोगिता क्या है, शून्य है। और जब कुल उपयोगिता घटेगी तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी, नेगेटिव होगी। यहाँ इस बिंदु से लेके इस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता क्या है, ऋणात्मक है। इन दोनों के संबंध से एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।